हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारा सॉल्यूशन यूनिट का लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आपके किससे रिलेटेड रहने वाली हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड रहने वाली हैं। तो देख लेते हैं कि वो टर्म कौन कौन सी हैं। तो पहली टर्म है आपकी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरी है हाइपरटोनिक और तीसरी है आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? देखो, आपके पास में दो सॉल्यूशन होते हैं। अगर इन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अगर वो सेम होता है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी हम रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे पहला सॉल्यूशन है आपका तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम पाई 1 मान लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम पाई 2 मान लेते हैं। तो अगर इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता है तो ये क्या हो जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। लिखेंगे किस तरीके से, आप लिखेंगे टू सॉल्यूशन having same osmotic pressure are called, वो क्या हो जाएगा, are called isotonic solution। उसे हम isotonic solution कहते हैं। सिमिलरली हाइपरटोनिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर का मतलब ज्यादा, यानी दो सॉल्यूशन होंगे, उनमें एक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड वन। तो हम लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 लिख लेते हैं, दूसरे के लिए हम लिख लेते हैं पाई 2। तो इसमें पहले वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा दूसरे के कंपेरिजन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप लिखेंगे किस तरीके से, आप लिखेंगे सॉल्यूशन हैविंग मोर osmotic pressure are called hypertonic solution। उसे हम कह देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, उसे कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका कम होता है उसे कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी दो सॉल्यूशन हैं, जैसे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1 और इसका है पाई 2, तो अब क्या होगा, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो आप इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिए जाएं कि ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसका क्या एग्जांपल होगा, तो हम जनरल लाइफ में अगर मान के चलें तो जैसे हम बीमार हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर अगर खून की कमी हो जाती है तो हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमें एक सीरिंज चढ़ाते हैं, और वो सीरिंज किसकी चढ़ाई जाती है, वो होती है 0.91% NaCl सॉल्यूशन की होती है। किसकी होती है, वो होती है 0.91% NaCl सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ये हमारी बॉडी के लिए, यानी जो ब्लड होता है उसके प्रति क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। यानी ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और जो आपका ये जो सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, जिसके कारण हम जब भी वो सिरिंज वो हमें चढ़ाते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे शरीर में, और इजीली वो सिरिंज हमारे शरीर में चढ़ जाती है। तो आप ये लिखेंगे 0.91% सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ब्लड, वो क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, और इसीलिए उसे कहा जाता है नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन भी इसे कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। लेकिन अगर हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की सीरिंज ना चढ़ा के अगर मुझे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर सीरिंज चढ़ा दी जाती तो मेरे शरीर में जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती, श्रिंक हो जाती, और इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लाज्मोलिसिस हो जाता है अगर ये एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर लिए जाते हैं सॉल्यूशन, तो प्लाज्मोलिसिस। और अगर आप क्या करते, उन सीरिंज की जगह पे अगर उन सॉल्यूशन में आइसोटोनिक ना होके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर डाल दिया जाता तो आपको जो आपकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती, स्वेल हो जाती। स्वेल का मतलब वो फूल जाती, उनमें सूजन वगैरह आ जाती। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कहा जाता है डीप्लाज्मोलिसिस। तो अगर ये सॉल्यूशन अगर चढ़ाया जाता तो आपको प्रॉब्लम हो जाती प्लाज्मोलिसिस। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन टर्म्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। उससे पहले मैं इसे क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं। अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। तो हमें पता है कि जो पाई होता है, पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और ये किसके बराबर होता था, ये CRT, यानी C कंसेंट्रेशन होती थी, R गैस कांस्टेंट, और T क्या होता था, टेम्परेचर होता था। और ये भी किसके बराबर होगा, ये भी CRT के बराबर होगा।
तो अब दोनों सॉल्यूशन है तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं और यहाँ पे कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2, और ये जो टेम्परेचर है वो हम सेम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूं कि एट सेम टेम्परेचर के ऊपर हम ये मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं, एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो RT से तो RT कट जाएगा, बचेगा क्या C1 इज इक्वल टू C2, यानी कंसंट्रेशन क्या होंगी, दोनों की सेम होंगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन भी सेम होती है अगर आप सेम टेम्परेचर के ऊपर बातें कर रहे हैं तो। ठीक है, फर्दर हम C1 को क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी होती है, और मोलैरिटी को हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, पहले सॉल्यूशन के लिए हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N1 से, और दूसरे के लिए हैं तो N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। तो देखो वॉल्यूम से तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर हम सेम टेम्परेचर के ऊपर बातें कर रहे हैं तो इनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। लेकिन अगर हम बातें कर रहे होते डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर तो यहां पे दूसरी कंडीशन आ जाती, देखो एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर। जब हम डिफरेंट टेम्परेचर की बातें करेंगे तो देखो कंसंट्रेशन तो डिफरेंट थी ही, अब टेम्परेचर भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो C1 RT1 हो जाएगा इज इक्वल टू C2 RT2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी, बस टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। अब गैस कांस्टेंट से तो गैस कांस्टेंट कट जाएगा, तो C1 T1 इज इक्वल टू C2 T2। ये आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले बन जाते हैं जो कि क्वेश्चंस में आपके क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल पोर्शन। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस क्या था। देखो इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मान के चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो आपने जो सॉल्यूशन माना है वो किसका है, साल्ट का सॉल्यूशन है। यानी यहाँ पे हमने ले लिया कि NaCl का ये सॉल्यूशन भर लिया हमने इस बीकर के अंदर, NaCl का सॉल्यूशन भर लिया। और यहाँ पे हाइपोटोनिक है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम है तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सिंपल वाटर ले लिया। क्या ले लिया, यहाँ पे सिंपल वाटर ले लिया। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, अंडा उबालने के लिए रख दूं। देखो एग, ये क्या है आपका, एग है, एग मान लेते हैं इसे। ठीक है, ये अंडा मैं इसके अंदर क्या रख दिया, मैंने उबलने के लिए रख दिया। सिमिलरली इसके अंदर भी मैंने क्या रख दिया, अंडा उबलने के लिए रख दिया, एग। तो क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर कौन सी प्रोसेस चलती है, एक्सो ऑस्मोसिस चलती है भाई, एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस होती है। और इस प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस चलती है वो होती है एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस। अब देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, और एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर जाना। तो इसमें एक्सो ऑस्मोसिस में जो अंडे के भीतर जो तरल पदार्थ होता है यानी जो प्योर लिक्विड होता है वो कहां पर जाता है, वो बाहर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है। और ये जो अंडे की जो बाहर की जो लेयर होती है ये एज ए सेल वॉल की तरह काम करती है। ये किसकी तरह काम करती है, सेल वॉल की तरह काम करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अंदर का जो प्योर लिक्विड है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल की, जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं उनकी मूवमेंट क्या होती है, आउटवर्ड की तरफ होती है। लेकिन एंडोऑस्मोसिस के अंदर यानी डीप्लाज्मोलिसिस के अंदर क्या होता है, ये जो अंडे की जो बाहरी सेल होती है वो तो सेल वॉल की तरह काम करती है। जैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या कर रहे, ऑस्मोसिस में क्या कर रहे थे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले रहे थे, वही इस तरीके से ये काम करती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होती है, जो प्योर सॉल्वेंट अब क्या है, बाहर है, बाहर प्योर सॉल्वेंट है, तो इसकी मूवमेंट क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, कि इसमें होती है इनवर्ड मूवमेंट सॉल्वेंट की। अब देखो अगर इसमें आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है तो सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी यानी सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, सेल विल श्रिंक, सेल यहाँ पे श्रिंक हो जाती है, सेल विल श्रिंक हो जाती हैं। और इनके अंदर क्या हो जाती है, सेल विल स्वेल। इस केस के अंदर देखो लिक्विड अगर इसके अंदर जाता है तो अंडा जब पानी के अंदर उबालते हैं तो बड़ा साइज नहीं हो जाता है उसका, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेल विल स्वेल हो जाती हैं यहाँ पे, यानी फूल जाती हैं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर सेल श्रिंक हो जाती हैं उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, और ऐसी सेल जिनके अंदर सेल स्वेल हो जाती हैं उसे कहा जाता है डीप्लाज्मोलिसिस। तो इसीलिए हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एज ए मेडिसिन नहीं दिया जाता, क्योंकि इनमें हमारे ब्लड में क्या हो जाती हैं, सेल या तो श्रिंक हो जाती हैं या फिर सेल क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। तो इन्हीं केस से बचने के लिए हम कौन से सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिख सकते हैं टू अवॉइड सच प्रॉब्लम, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स
आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। उन्हें मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना होता है। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, इसे साफ कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका 2% यूरिया सॉल्यूशन की 2% क्या है, यूरिया सॉल्यूशन है, और वो आइसोटोनिक दिया गया है किसके प्रति, 20% प्रोटीन सॉल्यूशन के, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या दे दिया गया है आपको, सेम दे दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि आपने निकालना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में हमने क्या बताया था कि अगर आपके पास में दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 है और सॉल्यूशन 2 है, अगर वो दोनों क्या है, आइसोटोनिक हैं, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा, तो दोनों का बराबर होगा। तो इसे क्या होगा, CRT लिख देंगे, C1RT इज इक्वल टू C1RT। तो अगर दोनों का टेम्परेचर भी सेम है तो ये तो कट जाएगा आपस में। और C1 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम N1 अपॉन में वॉल्यूम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। और इसे क्या लिख सकते थे, देखो सेकंड सॉल्यूशन की बातें चल रही हैं, तो N2 अपॉन में वॉल्यूम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम से वॉल्यूम हम क्या कर रहे थे, काट दे रहे थे। तो क्या बचा है, N1 इज इक्वल टू N2 बचा है, N1 इज इक्वल टू N2। अब देखो N1 क्या है, N1 होगा गिवन मास बटे में मोलर मास। तो गिवन मास आ जाएगा किसका, यूरिया का, डिवाइड में मोलर मास किसका आ जाएगा, यूरिया का। सिमिलरली यहाँ पे गिवन मास किसका आ जाएगा, प्रोटीन का, और मोलर मास किसका आ जाएगा, प्रोटीन का आ जाएगा। तो गिवन मास यूरिया का कितना है, देखो 2%। और 2% का क्या मतलब है, 2% का मतलब है कि 2 ग्राम तो यूरिया प्रेजेंट है और बाकी का जो 98 ग्राम है वो क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, 98 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे गिवन मास लिख दो 2 ग्राम, और डिवाइड में मोलर मास क्या है यूरिया का, देखो ये दे रखा 60 दे रखा है, तो यहाँ पे 60 पुट कर दो, इज इक्वल टू गिवन मास क्या है प्रोटीन का, देखो गिवन मास कहाँ से पता चल रहा है, ये दे रखा 20%। 20% का मतलब क्या है कि जो 20 ग्राम है आपका, 20 ग्राम क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रोटीन दिया गया है। तो यहाँ पे लिख दो 20 ग्राम हो गया आपका प्रोटीन, डिवाइड में मोलर मास आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास को इधर ले जाते हैं, बाकी टर्म्स को वहां पे ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो मोलर मास इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में 60 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो काट देते हैं, देखो 2 ढाई 10, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया 600 ग्राम। 600 ग्राम पर मोल क्या आ गया आपका, मोलर मास आ चुका है प्रोटीन का। और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो इस तरीके से आपसे आइसोटोनिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम अपना लेक्चर नंबर 19 समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।